हेलो 12th क्लास, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आइए गाइस, आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम मैथ्स का न्यू चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। गाइस, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं इस चैप्टर के बारे में। पहली बात तो इसके नाम से ही आपको क्लियर होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि जो आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है चैप्टर नंबर 5, जिसमें डेरिवेटिव्स आपने यूज किया था, अभी आपने उस डेरिवेटिव्स को अप्लाई करना है कई अलग अलग डिफरेंट चीजों में। तो वो जो 5 टॉपिक्स इस चैप्टर के पढ़ने थे हमें, इस चैप्टर में टोटल 5 टॉपिक्स हैं। पहला है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। दूसरा टॉपिक जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर का वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तीसरा टॉपिक हमें पढ़ना होता है इसका डेरिवेटिव एज रेट मेजर। फोर्थ टॉपिक जो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में वो होता है अप्रोक्सीमेशन। एंड द फिफ्थ टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक इज मैक्सिमा मिनिमम। ये टोटल 5 टॉपिक है और हर टॉपिक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज है। जैसे कि ये है एक्सरसाइज नंबर 6.3, ये है एक्सरसाइज नंबर 6.2, ये है एक्सरसाइज नंबर 6.1, ये है एक्सरसाइज नंबर 6.4 और ये है एक्सरसाइज नंबर 6.5। ये टोटल 5 टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में आते हैं इस चैप्टर में से। लेकिन इस बार की अगर मैं बात करूं 2020 और 21 का जो ईयर है, इस ईयर के हिसाब से जो डिलीशन हुआ है सिलेबस में से, ये 2 टॉपिक 6.1 एंड 6.4 आपके सिलेबस में से हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। तो अब आपको खाली ये 3 एक्सरसाइज इस साल के लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है बेटा, तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। ऑर्डर में नहीं चलूंगा मैं, क्योंकि हर एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट है। इसका कुछ भी इससे कनेक्ट नहीं है, इसका कुछ इससे कनेक्ट नहीं है। तो मैं आपको 1 बाय 1 टॉपिक कराऊंगा और पहला टॉपिक हम वो लेंगे जिसके बारे में ऑलरेडी आपने 11th क्लास में पढ़ा भी हुआ है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगने वाला आपको। तो पहला टॉपिक हम उठाएंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल, जो एनसीईआरटी के हिसाब से एक्सरसाइज नंबर 6.3 है। ठीक है बेटा, उसके बाद 1 बाय 1 पहले हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करेंगे, फिर हम मैक्सिमा मिनिमा पे आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, चैप्टर नंबर 6 का टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, जो कि एक्सरसाइज नंबर 6.2 है, जिसका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट एंड नॉर्मल बेसिकली होता क्या है, तभी हम पढ़ पाएंगे कि डेरिवेटिव्स का टेंजेंट एंड नॉर्मल में जो एप्लीकेशन है वो क्या है। तो सबसे पहले टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या है, इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ की हेल्प लेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक कर्व है जिसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू fx। हर कर्व की एक इक्वेशन होती है, सर्कल भी एक कर्व है, उसके अलावा पैराबोला ले लो, एलिप्स ले लो, या कोई भी रैंडम कर्व ले लो, स्ट्रेट लाइन की भी कोई ना कोई इक्वेशन होती है। तो मतलब कर्व की कोई ना कोई इक्वेशन होती है जिसको हम y इक्वल टू fx से रिप्रेजेंट करते हैं। और मान लो अगर हम इस कर्व को ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं, तो ये उस कर्व का एक पार्ट है जो हमने ड्रॉ कर दिया। दिस इज अ कर्व whose इक्वेशन इज y इक्वल्स टू fx। ठीक है बेटा, अब आपको समझना क्या है, टेंजेंट क्या है और नॉर्मल क्या है। टेंजेंट और नॉर्मल, पहली बात तो दोनों की दोनों लाइंस हैं। क्या है? बोथ आर लाइन। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कर्व को किसी भी पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाती है। ऐसा आपने ऑलरेडी पहले ही पढ़ा होगा। ठीक है बेटा, टेंजेंट इज अ लाइन व्हिच टचेस अ कर्व एट अ गिवन पॉइंट। तो इस लाइन को हम क्या बोल रहे हैं? टेंजेंट बोल रहे हैं। तो बेसिकली टेंजेंट क्या है? एक लाइन है जो किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करते हुए निकलती है, और जिस पॉइंट पे वो टच करती है उसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट भी होंगे। मान लो इसके कोऑर्डिनेट हैं p x1, y1, इसका नाम हमने p रख दिया, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जिस भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचा जाता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और जनरली उसके कोऑर्डिनेट्स को हम x1, y1 लेट कर लेते हैं। अब नॉर्मल क्या है? जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट खींचा है, अगर उसी पॉइंट पे आप एक और लाइन खींच दें जो टेंजेंट पे क्या हो? परपेंडिकुलर हो, तो उस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल।
तो बेसिकली व्हाट इज अ नॉर्मल? नॉर्मल इज अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट है, दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं और जिस पॉइंट पे ये दोनों खींचे जाते हैं वो पॉइंट सेम होता है और उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1, y1 एंड इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और दोनों ही चाहे टेंजेंट हो या नॉर्मल कहां ड्रॉ किए जाते हैं? किसी भी पॉइंट पे जो किस पे लाई करता है, ऑन एनी कर्व हुज इक्वेशन इज y इक्वल्स टू fx। जनरली हम उसको ले रहे हैं y इक्वल टू fx। आपको कोई भी एक इक्वेशन गिवन हो सकती है, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन कि टेंजेंट और नॉर्मल है क्या, इसको हमने ग्राफिकली समझा। इसके बाद वाला काम मैं शुरू करता हूं, पहले आप इसे नोट करिए। चलिए गाइस, ये तो बात हुई थी कर्व के थ्रू हमने समझा, ग्राफ के थ्रू हमने समझा कि टेंजेंट और नॉर्मल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अब इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है? देखिए, आपने अभी अभी देखा कि टेंजेंट और नॉर्मल बोथ आर लाइंस, तो इसका सीधा कनेक्शन आपके 11th क्लास का जो चैप्टर था स्ट्रेट लाइन, लाइन के बारे में, उसमें हमने पढ़ा था स्लोप ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो वो सारी चीजें हमने यूज कर ली हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद अब हम सबसे पहली चीज जो पढ़ेंगे इस टॉपिक में वो ये है कि चार चीजें हैं जो मेन है, हमें फाइंड करने को आ सकती है। पहला आता है, हर क्वेश्चन में आपको गिवन क्या होगा? एक कर्व गिवन होगा y इक्वल टू fx, जिसकी इक्वेशन होगी, और आपको इस कर्व पे क्या क्या फाइंड करने को आ सकता है? फर्स्ट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या फाइंड करने को आता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को मान लो हमने सिंबल क्या दे दिया? st। st का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? dy by dx at x1, y1। यहाँ x1, y1 कौन सा पॉइंट है? ये वही पॉइंट है जिस पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया था, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और dy by dx कहां से आया? तो जो कर्व आपको दे रखा होगा y इक्वल टू समथिंग, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो आपके पास आ जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। यानी कि जब भी आप किसी कर्व पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस कर्व को डिफरेंशिएट करके उसमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट कर दो, यू विल गेट द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। सेकंड आता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो अगर मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करूं, मान लो इसको मैंने Sn मान लिया, तो आपने पढ़ा कि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। और आपने 11th में पढ़ा था कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो मान लो आपको m1 पता है और आपको m2 निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? -1/m1। तो इसी तरीके से अगर ये जो फॉर्मूला है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट का है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगा? -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा? dy by dx ऑफ द कर्व, और उसमें वो पॉइंट पुट कर देंगे, ठीक है बेटा। अभी क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा तो और बेटर क्लियर होगा। कर्व को डिफरेंशिएट करो, उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स पुट करो, यू विल गेट st, दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए आप -1 को स्लोप ऑफ टेंजेंट से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या निकालना है आपको नेक्स्ट? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को अगर आप देखो तो टेंजेंट बेसिकली क्या है? लाइन है, और आपको इन शॉर्ट क्या निकालना है? लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचते हो, ये एक किस्म से लाइन का क्या हो गया? पासिंग थ्रू पॉइंट हो गया। और ये जो st आपने लिखा है ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर आपको किसी लाइन का स्लोप भी पता है और पासिंग थ्रू पॉइंट भी पता है, तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म से उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। तो याद करो वो फॉर्मूला क्या था? y minus y1 इज इक्वल्स टू, में आप लिखते थे m, लेकिन अब मैं m की जगह क्या लिख रहा हूं? स्लोप ऑफ टेंजेंट into x minus x1, क्योंकि st का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट का ही सिंबल क्या लिखते थे हम? m, तो एक ही बात है। और लास्ट आ जाता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, तो ये भी सेम रहेगा, y minus y1, बस यहाँ st की जगह sn आ जाएगा।
आप कहोगे सर आपने जो ये y1 x1 लिया है पासिंग थ्रू पॉइंट वो सेम क्यों लिया है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस पॉइंट से टेंजेंट पास कर रहा है उसी सेम पॉइंट से नॉर्मल भी पास कर रहा है, यानी कि दोनों का पासिंग थ्रू पॉइंट सेम होता है और वो वही पॉइंट होता है जिसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो ये चार फॉर्मूलेज हैं जिसके ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज डिपेंड करती है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब मैं इसके बाद जो भी पढ़ाऊंगा आपको वो भी अभी मुझे एक स्लाइड और देनी है आपको जिसके अंदर मैं फॉर्मूलेज एंड कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा आज की क्लास में, आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल आप ये चारों फॉर्मूलेज अच्छे से लर्न रखना और इसके बाद वाली जो स्लाइड मैं आपको दूंगा जिसके अंदर मैं अभी कुछ चीजें और बताऊंगा उनको भी अच्छे से लर्न करना, दिमाग में स्टोर करना, ताकि आपको क्वेश्चंस करते हुए बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाओगे सोचोगे इनको बाद में लर्न कर लेंगे तो फिर आपको हर क्वेश्चन में समझना पड़ेगा, इसलिए बेटर है कि आप इनको एक बार लर्न करें, उसके बाद आप सीधा आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ कंडीशंस की जो ऑलरेडी हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, और वो कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन m1 equals to m2। m1 m2 मतलब उनके स्लोप्स, अगर कोई भी दो लाइंस पैरेलल होंगी तो गाइस उनके स्लोप्स इक्वल है, ये आपको पता है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। if two lines are perpendicular then m1 into m2 equals to -1। ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो आपकी इस चैप्टर में यूज हो सकती है, इस टॉपिक के अंदर, टेंजेंट नॉर्मल के अंदर, और थ्रू आउट द मैथ्स कभी भी यूज हो सकती है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। और परपेंडिकुलर के लिए एक और वर्ड होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली वर्ड अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। जिनको पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता वो आगे के लिए ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, ये तो होगी कंडीशंस, और लास्ट इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं आपको, इसके बाद हम सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। और वो इंट्रोडक्शन क्या है? सम स्टैंडर्ड स्लोप्स। कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जिन्हें हम स्टैंडर्ड लाइंस बोलते हैं, उनके स्लोप्स कैसे निकलते हैं वो हमें पता होना चाहिए। पहला, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस की जरूरत पड़ जाए तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस हमेशा कितना लेंगे आप? 0। इसका लॉजिक ये है कि अगर मुझे किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है तो मैं देखता हूं कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस है, ये कोई भी लाइन है, तो अगर मुझे किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है तो हमने 11th में सीखा था कि वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, मान लो थीटा बना रही है, तो उसका स्लोप होता था tan थीटा। ये लॉजिक था, यही फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि m इक्वल्स टू tan थीटा से आप किसी भी लाइन का स्लोप निकाल सकते हो। तो अगर मैं आपसे यहां पर कहूं कि मुझे स्लोप किसका निकालना है, मुझे स्लोप किसका निकालना है गाइस? एक्स एक्सिस का। तो अगर मैं एक्स एक्सिस को एक लाइन मान लूं, ये एक्स एक्सिस है, और मुझे स्लोप किसका निकालना है? एक्स एक्सिस का। तो मतलब यही लाइन है और यही एक्स एक्सिस भी है, तो इसी लाइन का, इसी एक्स एक्सिस के साथ आपकी बार थीटा कितना बन रहा है? 0 डिग्री, क्योंकि वो उसी के ऊपर कोइंसाइड कर रही है। तो m कितना हो जाएगा? tan 0, और tan 0 कितना होता है? 0। तो इसलिए आपको याद होना चाहिए कि आपको बार-बार करके नहीं दिखाना कि स्लोप ऑफ x एक्सिस इज ऑलवेज 0। और इसी तरीके से अगर आप स्लोप ऑफ y एक्सिस निकालो तो y एक्सिस को अगर हम एक लाइन मान लें तो y एक्सिस x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। और अगर मैं उस हिसाब से स्लोप निकालूं तो m इज इक्वल्स टू tan थीटा में अगर मैं थीटा को 90 डिग्री पुट कर दूं तो क्या आएगा? tan 90। tan 90 कितना होता है? नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है बेटा, तो यहां पर अगर मैं सेकंड पॉइंट में लिख दूं स्लोप ऑफ y एक्सिस, तो दैट विल बी इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, थर्ड स्टैंडर्ड स्लोप जो आता है वो आता है स्लोप ऑफ एनी लाइन मेकिंग एन एंगल
थीटा विद एक्स एक्सिस। ये वही वाला फॉर्मूला हो गया जिसकी बात अभी हम कर रहे थे कि अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है तो उसका स्लोप कितना लेना है आपको, tan थीटा। फिर नेक्स्ट आ गया स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2 is या इक्वल टू लिख लेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये भी फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। नेक्स्ट आता है स्लोप ऑफ लाइन whose equation is ax plus by plus c equals to 0 is, तो इसका आंसर क्या आएगा, स्लोप ऑफ लाइन whose equation is ax plus by plus c equals to 0 is minus a by b। अगर आपको किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है जैसे 2x plus 5y plus 7 equal to 0, तो इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस a by b। a मतलब x का कोफिशिएंट, b मतलब y का कोफिशिएंट। तो a x के कोफिशिएंट को y के कोफिशिएंट से डिवाइड करके माइनस का साइन लगा दो, यू विल गेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये कुछ स्टैंडर्ड स्लोप्स हैं, ये कुछ कंडीशंस हैं, और इससे पहले जो मैंने आपको चार फॉर्मूलेस बताए थे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दीज ऑल आर द बेसिक्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। एंड अगर आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर है तो आई एम 100% श्योर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन कंसंट्रेशन पूरा रखना, ठीक है बेटा? तो इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलिए गाइस, एक्सरसाइज नंबर 6.2 स्टार्ट करेंगे। इसके क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं। सभी लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक्स ओपन करेंगे और एक्सरसाइज नंबर 6.2 जल्दी से ओपन कर लें। 6.3 सॉरी, माइनस मिस्टेक लिख दिया मैंने, 6.3। तो 6.3 एक्सरसाइज इज ऑन पेज नंबर 211, पेज नंबर 211 एनसीईआरटी। तो देखिए गाइस, इसको शुरू करते हैं। इसके जो 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक दे रखे हैं उनमें से 2 से 3 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, बाकी सारे आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। बिल्कुल सिंपल और सिमिलर क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो आइए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं 1 होमवर्क में, ठीक है? फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व की इक्वेशन आपको दे रखी है, साथ में लिखा है x not equals to 2 और at x is equals to 10, यानी कि ये वो पॉइंट है जिसका सिर्फ x आपको दे रखा है, y नहीं बता रखा, जिसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते थे x1, y1। तो आपको उसका सिर्फ x पता है, y नहीं पता, उसकी हमें जरूरत हो सकता है ना पड़े। और कर्व की इक्वेशन ये दे रखी है, आपको बोला गया है कि इस कर्व पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो इस पॉइंट पे, ठीक है? तो आप सबसे पहले क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। सभी लोग इस बात को माइंड में रिकॉर्ड कर लें कि जब भी हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना होता है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जो भी कर्व की इक्वेशन दे रखी है उसको डिफरेंशिएट करके dy by dx निकालो। जो dy by dx आता है वो x की टर्म्स में आएगा, ऑब्वियस ही बात है। तो वो जो स्लोप होगा वो एक वेरिएबल स्लोप है, यानी कि उसमें x की अलग-अलग वैल्यूज पुट होती जाएंगी तो स्लोप भी बदलता जाएगा। और वो x की वैल्यू जब पुट हो जाती है तो वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड स्लोप बन जाता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो वो पॉइंट आपको यहाँ दिया होता है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो dy by dx कैसे निकलेगा, क्वोशिएंट रूल से। क्वोशिएंट रूल लगाओ इसमें, x - 2 सेम, इसका डेरिवेटिव 1, फिर माइनस x - 1 से इसका डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय x - 2 का होल स्क्वायर। सो व्हाट वी गेट, dy by dx इज इक्वल टू minus x plus 1 divided by x minus 2 whole square, cancel out। so हमारे पास dy by dx सिंपलीफाई फॉर्म में कितना आ गया, -1 upon x minus 2 whole square। ये है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी तक इसमें x की वैल्यू पुट नहीं की गई। तो अगर हमें x दे रखा है तो हम अगला स्टेप क्या लिखेंगे, dy by dx at x is equals to 10। तो ये हो जाएगा 10 - 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर 64। तो ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है।
समझ में आया आपको? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको निकालना था इस कर्व पे, इस पॉइंट पे, तो वो आपने फाइंड कर लिया और आंसर कितना आया? -1/64 इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ऑल आर होमवर्क। होमवर्क में क्या क्या आ गया आपका? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 अभी तक के हिसाब से 1 से लेकर 4 तक में एक क्वेश्चन मैंने बताया 2, बाकी तीनों इसके सिमिलर हैं, ये आप होमवर्क में करेंगे और इसको नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे जल्दी से। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट थीटा इक्वल टू समथिंग। तो आपको पहली बात तो आपकी बात स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है और जो कर्व आपको दे रखा है x is equals to a cos cube theta and y is equals to a sin cube theta और साथ में लिखा हुआ है at theta equals to pi by 4। तो यहाँ पर ये जो थीटा दे रखा है ये किसका काम कर रहा है? जैसा कि आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया होता था और जो कर्व दिया हुआ है x अलग और y अलग, इसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म से dy और dx कैसे निकाला जाता है ये तो आप लोगों को पता ही है। तो बस हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से dx by d थीटा निकाल लेते हैं। तो a सेम, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा चेन रूल के हिसाब से, और फिर इनटू में cos थीटा का करेंगे तो माइनस sin थीटा। तो इसको सिंपलीफाई करके लिखो तो -3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। सिमिलरली अगर मैं dy by d थीटा निकालूंगा यहाँ से तो ये हो जाएगा a सेम 3 sin स्क्वायर थीटा और फिर sin थीटा का दोबारा करेंगे तो इनटू में cos थीटा। तो ये आ गया आपका 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। आपने dx by d थीटा भी फाइंड कर लिया और dy by d थीटा भी। तो देयरफॉर dy by dx कैसे निकलेगा? dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। ये सब आपको पता है, मैं इसमें कुछ ज्यादा डीप में नहीं बता रहा आपको, ठीक है? तो dy by d थीटा कितना है? 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा एंड डिवाइडेड बाय dx by d थीटा कितना है? -3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? 3a से 3a कैंसिल, एक sin थीटा से एक sin थीटा, एक cos थीटा से एक cos थीटा। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद? वी आर लेफ्ट विद -sin थीटा बाय cos थीटा व्हिच इज इक्वल्स टू -tan थीटा। तो ये हमारे पास अभी क्या आया? dy by dx आया जो कि इनकम्प्लीट है क्योंकि अभी तक इसमें थीटा पुट नहीं हुआ। तो अगर मैं इसमें थीटा पुट कर दूं तो यहां मुझे क्या लिख के दिखाना पड़ेगा? dy by dx at थीटा इक्वल्स टू pi by 4। तो अगर मैं इसमें थीटा की जगह pi by 4 पुट करता हूं तो ये -tan pi by 4 हो जाएगा जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये -1 आ गया। लेकिन ये जो वैल्यू -1 आई है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आई है क्योंकि ये जो कांसेप्ट है, ये जो फार्मूला है स्लोप ऑफ टेंजेंट का है। हमें क्या निकालना है? स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज Sn is equals to -1 upon slope of tangent। हम ऐसा पढ़ चुके हैं। तो -1 upon -1 रखेंगे तो आंसर इज स्लोप ऑफ नॉर्मल का आंसर कितना आ जाएगा? 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ गया? तो अगर पैरामेट्रिक फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन आ जाए x और y अलग अलग हो और थीटा दिया हो तो इस तरीके से आप dy by dx निकाल के उसमें थीटा पुट कर देंगे तो यू विल गेट स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो यही आंसर है, अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो एक स्टेप एक्स्ट्रा और करना है। तो इसे नोट करिए। इसी का सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसे आप होमवर्क में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था, 3 था, 4 था, 5 मैंने बता दिया और 6 आपके लिए फिर से होमवर्क में आ गया। अब इसके बाद मैं 7th और 8th क्वेश्चन बताऊंगा आपको और फिर ये वाली शीट खत्म। तो जल्दी से इसे नोट करिए आप। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरफ। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताऊंगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके बाद हम 8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 सभी जने अपनी बुक्स में पढ़ेंगे। क्या लिखा है? लिखा हुआ है फाइंड पॉइंट्स। देखिए आपको मैं एक चीज और बता दूं, इस क्वेश्चन इस टॉपिक में जो टेंजेंट नॉर्मल का टॉपिक है इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला फाइंड करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल। दूसरा फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।
तीसरा, आपको किसी किसी क्वेश्चन में फाइंड क्या करने को आता है, पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लिखा सिर्फ पॉइंट होगा, लेकिन उसका मतलब कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात हो रही होगी। तो ये तीन चीजें बहुत ही कॉमन है जो इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में आपको दिखेंगी। या तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो, इस टाइप के क्वेश्चन हम अभी तक कर चुके हैं। या फिर क्वेश्चन आएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये हम बाद में करेंगे, अभी आएंगे क्वेश्चंस। और तीसरी वैरायटी है फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो थर्ड वैरायटी के ऊपर बेस्ड है। और जितने भी क्वेश्चन में फाइंड करना होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये किस पे बेस्ड होते हैं, किसी ना किसी कंडीशन पे बेस्ड होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशन बताई थी, तो उसी टाइप की कोई भी एक कंडीशन हो सकता है आपको क्वेश्चन में गिवन हो, और उस कंडीशन को यूज करके आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना होता है। तो आइए मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड पॉइंट्स। इतना पढ़ते ही कि फाइंड पॉइंट्स आपको समझ में आ गया कि थर्ड टाइप का क्वेश्चन है और इसमें कोई ना कोई कंडीशन दी होगी। तो फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व की इक्वेशन आपको दे रखी है, क्या है, y equals to x cube minus 3x square minus 9x plus 7। ये कर्व की इक्वेशन है। तो कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द x एक्सिस। तो यहां पर जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल होना चाहिए x एक्सिस के। तो बताओ ये टेंजेंट किस पॉइंट पे खींचा जाए, ये आपका क्वेश्चन है। भाई मान लो एक कर्व, इस कर्व को ड्रॉ करो आप ऐसा आगे, और मान लो ये x एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस है। तो मुझे बताना है कि इस कर्व के किस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट खींचें कि वो टेंजेंट x एक्सिस के क्या हो जाए, पैरेलल। तो मुझे इन शॉर्ट ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पर हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो हमें कर्व दे रखा है उसको हम डिफरेंशिएट करके dy/dx निकाल लेंगे। और dy/dx को क्या माना जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या माना जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन ये कंप्लीट कब होता है, जब इसके अंदर हम एक पॉइंट पुट कर देते हैं x और y की वैल्यूज, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हमें पॉइंट तो फाइंड करना है खुद ही, तो हम पॉइंट पुट तो कर ही नहीं सकते। तो हमें इसी को क्या मान के चलना पड़ेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कि एक वेरिएबल की फॉर्म में अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो dy/dx जो भी होता है इसको हम स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं ये बात। अब हमें आना है नेक्स्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए किस पे, कंडीशन पे। और इस क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, तो आप ऐसे लिखोगे एज टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो टेंजेंट भी एक लाइन होती है, x एक्सिस भी एक लाइन होती है, और दो लाइन अगर पैरेलल हो तो आपने पढ़ा था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ x एक्सिस। यानी कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है और स्लोप ऑफ x एक्सिस है, दे मस्ट बी इक्वल इफ दे आर पैरेलल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया, dy/dx होता है। और स्लोप ऑफ x एक्सिस, ये जो मैंने कुछ स्टैंडर्ड स्लोप्स लिखवाए थे आपको, तो वहां पर हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था कि स्लोप ऑफ x एक्सिस कितना होता है, 0 होता है। तो अगर मैं यहां पर ये पुट कर देता हूं, अगर मैं यहां स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह dy/dx और स्लोप ऑफ x एक्सिस की जगह क्या पुट कर देता हूं, 0, तो अब मुझे क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है। कैसे, dy/dx की वैल्यू कितनी है, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 और इक्वल टू में क्या है, 0। तो अभी क्या मिलने वाला है आपको, डिवाइड बाय 3 कर दूं इसको मैं, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा के इसके फैक्टर बना देते हैं। तो x की दो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, -1 और एक 3। अब आप एक एक करके दोनों वैल्यूज को क्या कहां पुट करोगे, क्योंकि आपको पॉइंट फाइंड करना है और पॉइंट खाली x नहीं होता, x, y होता है। तो y निकालने के लिए इस x को आप और इस x को कहां पुट करेंगे, गिवन कर्व में। तो इसको आप चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, at x equals to -1 y कितना हो जाएगा, -3 + 9। तो पॉइंट क्या बन गया आपका, -1, 12। और अगर दूसरी तरफ मैं at x = 3 ले लूं तो y कितना आएगा, 3³ - 3 × 3² - 9 × 3 + 7। ये कैंसिल, -20। तो पॉइंट कितना है, 3, -20। इसका मतलब
सो द पॉइंट्स आर, यानी कि इस कर्व पे ऐसे दो पॉइंट हो सकते हैं, एक -112 और एक 3, जिन पे खींचे गए टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन था कि ये कर्व है, आपको क्या करना था, इस कर्व पे वो पॉइंट्स फाइंड करने थे जिन पे खींचे गए टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो आपने सबसे पहले इसका dy/dx निकाला। इस dy/dx को आप क्या बोलते हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट। फिर आपने कंडीशन लगाई कि टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो इस हिसाब से स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल होना चाहिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह आपने dy/dx लिख दिया, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस की जगह 0 लिख दिया। dy/dx की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करा, आपको x की दो वैल्यूज मिली। दोनों वैल्यूज को 1 बाय 1 आपने गिवन कर्व में पुट करना है, तो आपको y की भी दो वैल्यूज मिल जाएंगी। इस x और इस y को मिला दो, एक पॉइंट बन गया। इस x और इस y को मिला दो, एक पॉइंट बन गया। तो देयर आर टू पॉसिबल पॉइंट्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से इसको नोट करेंगे और फिर मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताऊंगा। हरी अप। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है फाइंड अ पॉइंट। अगेन आपका जो क्वेश्चन है वो किस पे बेस्ड है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। तो सबसे पहला काम क्या होता है इस एक्सरसाइज में, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको कर्व गिवन होगा, तो सबसे पहले आप उस कर्व को डिफरेंशिएट कर दो, dy/dx निकाल दो, क्योंकि वो आपका हर क्वेश्चन में यूज होना ही होना है। चैप्टर का नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे वो इस एक्सरसाइज का हो या किसी का भी, जहां आपको dy/dx ना निकालना है। ठीक है बेटा? तो dy/dx कितना आएगा इसका, 2 आ गया x - 2 की पावर 1 और फिर x - 2 का 1 आ जाएगा। तो दिस इज 2x - 4। अब ये जो टेंपरेरी आपका dy/dx आया है, ये आपका टेंपरेरी क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। आगे लिखा हुआ है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व एट व्हिच द टेंजेंट इज पैरेलल। फिर से टेंजेंट पैरेलल है, लेकिन अब की बार किसके पैरेलल है, टू द कॉर्ड जॉइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड। तो आप क्या लिखने वाले हो, एज टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड, so therefore slope of tangent किसके इक्वल होने वाला है, स्लोप ऑफ कॉर्ड के। स्लोप ऑफ टेंजेंट फिर से हम dy/dx लिख देंगे, लेकिन अगर आप किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन करके कॉर्ड बना रहे हो, आपको ये भी पता है और आपको ये पॉइंट भी पता है, तो स्लोप कैसे निकलेगा ये मैं आपको सिखा चुका हूं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये आपका मैंने वैल्यूज पुट कर दिए हैं यहां पर। तो व्हाट वी गेट, dy/dx की जगह 2x - 4 ले लेंगे हम यहां पर, और ये आपका 4/2 क्योंकि कैंसिल होके 2 बचेगा। तो 2x = 2 + 4 दैट इज 6, तो x विल बी 3। अब x को हम कहां पुट करेंगे, पुट इन कर्व। तो आपका y कितना आ जाएगा, 3 - 2 का होल स्क्वायर दैट इज 1। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, जो पॉइंट हमें चाहिए था वो कितना आ जाएगा, द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 3,1। दिस इज योर फाइनल आंसर। Is that clear to everyone? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, सिर्फ 3-4 फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इजी लगते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 तक जो थे वो फर्स्ट लेवल क्वेश्चंस थे जो मैं आपको बता चुका हूं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा, और जिसके अंदर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना सीखेंगे। तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।